Welcome students to the session of Arhant Padhaku. I am your maths mentor Zoha Khanam और students आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके टर्म 2 की तैयारी। जैसा कि हमने कहा था आपकी तैयारी पूरी होगी अरिहंत टर्म 2 बुक्स के साथ। So here's your Arihant Term 2 books, Mathematics Class 9 for the session 2022. So ये इस बुक में आपके सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं बाय द अरिहंत टीम, बाय द अरिहंत फैकल्टी, ओके। और हम आपके इस सारे बुक्स को, इसमें 6 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जो चीज़ें डिलीटेड हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। और हम इस बुक के सारे क्वेश्चंस को वीडियो सेशंस के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए क्वेश्चन से रिलेटेड, और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाए ताकि आपको पता हो कैसे पैटर्न पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री एंड टर्म्स, zeros of the polynomial and the last factorization. Okay, so ये पूरा टॉपिक polynomial आपके इन 5 टॉपिक से कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम दीज जो आ सकता हो। ठीक, सो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगी कि आप भी बुक्स अपने साथ रखें, परचेज कर लें। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, बिकॉज बुक्स में सीरियल नंबर कुछ और है। मैंने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं ताकि हर क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का चूज़ किया हुआ है ताकि आप उनको समझ लें। अगर आपने इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को समझना सीख लिया तो फिर इजी क्वेश्चंस तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बट आप बुक्स परचेज करो, बिकॉज बुक्स में थ्योरी भी अवेलेबल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, एंड यू नो दैट टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव ही होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका टर्म्स एंड कोफिशिएंट पे बेस्ड, डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन। सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन की बताइए इन तीनों ऑप्शंस में से पॉलिनोमियल कौन है, कौन से नहीं। ये दिस इज नॉट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको तीनों को बताना है कौन है कौन नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेसिक डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की। सो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ओके, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। इट इज एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी टर्म्स, और जो आपका एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज कि जो एक्सपोनेंट होता है, लाइक अगर हम ये कहें कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, यानी कि ना फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन का मेरा मतलब है कि अगर आपका स्क्वायर रूट होगा तो इसको हम 1/2 लिखते हैं, अगर क्यूब रूट होगा तो हम इसको 1/3 लिखते हैं, तो ये फ्रैक्शन हो गया। दिस इज नॉट अ नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी। तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसीलिए इसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पॉलिनोमियल के वेरिएबल जो हो, उसकी जो पावर हो, उसका जो एक्सपोनेंट हो, वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स अ पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख रहे हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। यस, वी विल राइट कि दिस इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे आपके टर्म्स हैं। ठीक है, और टर्म्स की जो पावर है, जो वेरिएबल की पावर है, वो क्या है? वो पावर पॉजिटिव है। ठीक है, सो ये हमारे पॉलिनोमियल होने के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाए तो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया? अब ये आपका स्क्वायर रूट हो गया, मैंने अभी बताया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ही आपने देखा कि ये फ्रैक्शन है, तो फिर ये क्या हुआ? ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं हुआ, पॉजिटिव है बट इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। क्या थर्ड पॉइंट है? तो थर्ड पॉइंट को पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, बिकॉज आप देख रहे हो तीनों में ही x है न्यूमरेटर में, और x कॉमन भी लिया जा सकता है ना। तो अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x प्लस 2। यहाँ से आपका x से x क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। आपकी पूरी इक्वेशन क्या बनी? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ इज इट अ पॉलिनोमियल? ऑफ कोर्स इट इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज पावर्स पॉजिटिव हैं, वेरिएबल प्रेजेंट है, कांस्टेंट भी प्रेजेंट है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी प्रेजेंट है। अब एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्या चीजें होनी चाहिए? यही 4 चीजें होनी चाहिए कि उसमें वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए जिसे हम नंबर भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होने चाहिए। क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन? 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ओके, और एक्सपोनेंट भी होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये चारों की चारों चीजें इस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है।
ठीक है। अब बात करें अगर हम यहीं पे आपको थोड़ा समझा देती हूँ टर्म्स और कोफिशिएंट्स के बारे में। ठीक है, तो टर्म क्या होता है, अगर एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस का साइन आ जाए, जैसे कि यहाँ आ रहा है, इस लास्ट एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, अगर एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस का साइन आ जाए तो वो प्लस और माइनस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में, तो उनको हम क्या कहते हैं पॉलिनोमियल में, उन्हें हम कहते हैं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि ये प्लस आ गया तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। सो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, ओके, और ये हो गया आपका थर्ड टर्म। सो व्हाट वी गेट टू नो दैट the sign of addition and subtraction divides an expression into parts which we called as terms, and a polynomial can have any number of terms। ठीक है, n terms भी हो सकते हैं, मतलब कोई काउंटिंग नहीं है, कितने भी टर्म्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें अगर कोफिशिएंट की, तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उन वेरिएबल्स के साथ कौन सा कांस्टेंट उन्हें एसोसिएट कर रहा है, कौन सा कांस्टेंट उनके साथ लगा हुआ है, वो होता है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। जैसे कि अगर इसी एग्जाम्पल की हम बात कर लें, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म में आपका क्या वेरिएबल है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, कौन सा कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब यहाँ लगा हुआ है 1। तो ये 1 क्या है, ये 1 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हो 8th क्लास में, 7th क्लास में, मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ आपको यहाँ पे। चलिए इस एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें कि बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, उसके साथ लगा हुआ कांस्टेंट विच इज 3। ओके, अच्छा एक चीज और, अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे, यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, आपका लिखा है 2। ठीक है, अब 2 क्या हम कह सकते हैं कि 2 के साथ 2 किसी का कोफिशिएंट हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं, ये 2 किसी का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, 2x रेज टू द पावर 0 का। क्यों, क्योंकि हमने टर्म्स और इंडिसेस चैप्टर में पढ़ रखा है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 0, यही तो मतलब है। अलजेब्रा में अगर कोई साइन नहीं शो हो रहा है वेरिएबल और नंबर के बीच में, तो वो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे अगर x रेज टू द पावर 2, x रेज टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो क्या 2 की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यस, ये 2 भी किसी का कोफिशिएंट है, किसका, x रोज टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है। ठीक है, सो ऐसे ये भी एक पॉलिनोमियल है एक तरीके का, और इस पॉलिनोमियल को हम किस नाम से जानते हैं, इस पॉलिनोमियल को हम जानते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने आपको एक पार्ट दे दिया होता फोर्थ, कंसीडर करिए, जिसका मैंने सिर्फ लिखा होता 9, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं होता, ये पॉलिनोमियल होता, बिल्कुल पॉलिनोमियल होता। और कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अगर एक कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, सो वो भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हम एज्यूम कर सकते हैं उसके साथ कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी है, लेकिन उस वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है, उसका जो पावर है वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, डिग्री के बारे में डिटेल में मैं अभी आपकी नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाली हूँ, जो कमिंग स्लाइड्स है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोफिशिएंट से रिलेटेड, आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक, अब एक्स स्क्वायर बताने के लिए पहले तो हमें इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपना जनरल मेथड जो इस्तेमाल करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई 1/x। उसके बाद हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब डॉट 1/x। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ से आपका x और x एलिमिनेट हो गया, यहाँ से भी आपका एक x एलिमिनेट कर देगा, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट आपका टर्म है 3, फिर है आपका नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म, यानी कि x टू द पावर 4, और लास्ट टर्म है आपका एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ये दोनों कैसे टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक और अनलाइक के बारे में आप जानते हो, वेरिएबल और उनकी पावर सेम होगी तो वो लाइक टर्म हुए, नहीं हुए तो अनलाइक टर्म हो गए। सो लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते। ओके, सो 3x स्क्वायर में हमने इसको ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3।
अब अगर आप बताइए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है 4। सो आंसर क्या हो गया आपका, इसका कोफिशिएंट है 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको इन सारे पॉलिनोमियल्स में वन बाय वन सबके कोफिशिएंट निकालने हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट वाले को x माइनस 4 का होल स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिटी तो आपने पढ़ रखी है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, तो ये हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab। ओके, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8x। अब जल्दी से बता दीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इसके साथ कौन है, 1 है। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया 1। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आपका x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब सिर्फ 1 नहीं लेना है, साइन पे भी ध्यान रखना है, ठीक है, साइन पे भी ध्यान रखना है। तो साइन यहाँ पे क्या है, माइनस का, इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का आंसर क्या है, -1। ये मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ, अदरवाइज आपको ये ना लगे मैम ने आंसर -1 लिखा हुआ है। सो इट इज -1। साइन के साथ आपको कोफिशिएंट लेना होता है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो अगेन यू नीड टू सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे खुद करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आया, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो ये आपके अरिहंत की जो बुक है इसमें ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो ये आपके लॉन्ग का क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग में आपका क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, 34 क्वेश्चन है और आपकी बुक में सारे सॉल्यूशंस भी आपको गिवन है। सो इफ आई लेट यू नो कि इस 3 के थर्ड पार्ट का क्या सोल्यूशन आया, सो आपके 34 में 3 पार्ट का सोल्यूशन आया यहाँ पे -16, ठीक है। इसका सोल्यूशन आएगा कि एक्स स्क्वायर जब आपने पूरी सिंप्लीफाई कर ली होगी, इक्वेशन सॉल्व कर ली होगी, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा वो क्या आएगा, -16, ठीक है। यानी कि जो एक्स खोलने पे आपके साथ -16 एक्स स्क्वायर आएगा, तो हमें पता चल गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -16 है, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, इसे सिंप्लीफाई। अब एक तो मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया है ना, ये वाला तो आपका होमवर्क हो गया, इसे आप खुद से सॉल्व करिएगा, लास्ट में आपको करके बता देती हूँ। चलिए इसको क्या करेंगे, पहले हम इस वाले से x से पूरा मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिलेगा आपको, 4x³ -5x² -7x। अब आप क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, -4x² +5x। कैलकुलेशन पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्लस माइनस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। इस जब इक्वेशंस एक्सप्रेशंस आपकी लंबी होने लगती है ना, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है उन्हें कैलकुलेट करना, प्लस माइनस कहाँ क्या हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या मिलेगा आपको, 4x³ का कोई टर्म नहीं है तो इट विल बी 4x³। एक्स स्क्वायर के टर्म देखिए, लाइक टर्म्स ढूंढिए, ये आपको 2 टर्म्स मिल गए, क्या हो जाएगा टोटल, -9x²। ओके, x के भी 2 टर्म्स अवेलेबल हैं, क्या मिल जाएगा आपको, -2x मिल जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट आपके पास बचा 7, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है -9। ओके, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिंप्लीफाई करके बस आपको एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर को साइन के साथ आंसर में लिख देना था। आई होप कोफिशिएंट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा यही बता दूं कि क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे होता है, ठीक है। एक होता है आपके टर्म्स के बेसिस पे कि एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दूसरा होता है आपके डिग्री के बेसिस पे कि आपकी डिग्री क्या है, ठीक। अब डिग्री की बात कर लेते हैं कि क्या चीज होती है डिग्री। मैंने आपको बोला पहला आपके टर्म्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे क्या मतलब, अगर सिर्फ एक टर्म है, ठीक है, सिर्फ एक टर्म है, सो वन टर्म वाले को क्या बोलेंगे हम, वन टर्म वाले को हम बोलते हैं मोनोमियल। ओके, वन टर्म वाले को हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली अगर 3 टर्म्स है तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, हम उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को बोलते हैं ट्राइनोमियल।
ओके। और ट्राइनोमियल के बाद 4, 5, 6 टर्म्स के लिए हम उनको जनरल नाम से ही पुकारते हैं, विच इज पॉलिनोमियल। ओके, तो ये टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका डिग्री के बेसिस पे, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे। अब डिग्री क्या चीज होती है? डिग्री होती है एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया 3x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किस वेरिएबल में है? ये आपके x वेरिएबल में है। ओके, और इस x वेरिएबल की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? सबसे हाईएस्ट पावर है इस टर्म की, विच इज 4। तो हाईएस्ट पावर क्या है? हो जाती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो हाईएस्ट पावर इज 4 और इसी को हम कहेंगे क्या? डिग्री। ठीक है, सो डिग्री के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है कि अगर 0 डिग्री है, तो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में नाम बताया कि अगर 0 पावर लगी हो वेरिएबल पे तो उसका नाम क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल, या हम इसको कहते हैं एक और नाम से भी, विच इज व्हाट? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बिकॉज खाली नंबर होता है, नंबर को कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अगर 1 डिग्री है यानी कि हाईएस्ट पावर आपकी 1 है, तो उसे हम कहते हैं क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं बस पॉली लिख दे रही हूँ, पूरा नाम क्या करना लिख के। सो 1 डिग्री वाले टर्म को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं 3x। ओके, 2 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? अगर 2 डिग्री है तो आई होप आप खुद ही समझ गए होंगे, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे एक्स स्क्वायर आ गया यानी कि हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई। तो 2 वालों पे तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। तो यहाँ हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, उसके बाद जो आपके करंट करिकुलम की बात करें तो आपके करंट करिकुलम में क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड भी है, कि बस आपको नाम जानना है, ठीक है, पढ़ना नहीं है, हम क्यूबिक के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डिग्री 3 हो जाती है यानी कि हाईएस्ट पावर किसी एक्सप्रेशन में 3 आती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, सो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर, और 0 है तो हम उसे 0 पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई बात एक वेरिएबल की। ये सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने आपको किस में दिए? ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको 1 वेरिएबल में दिए। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि अगर 1 वेरिएबल ना हो, ठीक है, सो आई होप इतना तो क्लियर है। कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहता है तो प्लीज आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर डिग्री 1 वेरिएबल में भी होती है और 2 वेरिएबल में, अभी तो मैंने आपको 1 वेरिएबल बता दिया, अब मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ 2 वेरिएबल। जिन बच्चों को नहीं पता है वो समझ लें और जिन्हें पता है वो रिवाइज कर लें। मान लीजिए आपकी एक्सप्रेशन दी गई है 3xy² प्लस 2xy प्लस 7y। ओके, ये आपकी एक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स आ गए। सो पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल में हो, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उसे भी हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। सो ये आपकी है एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब आप इसमें डिग्री कैसे निकालेंगे? क्या हम खाली x को देखेंगे? क्या हम खाली y को देखेंगे? नहीं, हम यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री ही लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सारे टर्म्स की अलग अलग डिग्री निकालेंगे। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, इसकी डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसकी पावर्स को, जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को सबसे पहले आप सम कर दीजिए। ठीक है, तो जब सम आपने कर दिया तो यहाँ पे x के पास क्या पावर है? अगर शो नहीं हो रही तो इसका मतलब 1 है। टोटल कितनी हो गई? 3 पावर हो गई। सो फर्स्ट टर्म में पावर कितनी है? 3। सेकेंड टर्म में 1 और 1 कितनी पावर हो गई? 2। लास्ट टर्म में यानी कि थर्ड टर्म में कितनी पावर हो गई? 1। तो हाईएस्ट पावर किसकी हुई? फर्स्ट टर्म की, इस टर्म की। ठीक है, सो डिग्री क्या हो गई? डिग्री हो गई 3। ओके, अब अगर डिग्री 3 है तो हम इसे कैसा पॉलिनोमियल कहेंगे? हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर वेरिएबल्स एक नहीं एक से ज्यादा हैं तो उनकी भी डिग्री निकाल के ही हम उनका नेमिंग करेंगे। सो डिग्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सम कर देंगे सारे वेरिएबल्स की पावर्स को, और जिस टर्म में हाईएस्ट पावर आ जाएगी, हाईएस्ट सम आएगा, उसी को हम डिग्री कंसीडर करेंगे।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन की तरफ। ये तो थोड़ा बहुत आपको डिग्री से रिलेटेड बताने का हो गया। क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे आप बताएं ये कैसा पॉलिनोमियल है। सो यहाँ मैं देख रही हूँ आपके सारे पॉलिनोमियल ही वन वेरिएबल पे बेस्ड हैं, ठीक है। सो फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है। सो डिग्री यहाँ पे है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे आपकी डिग्री क्या है, यहाँ पे आपकी डिग्री हो गई 2, ठीक है। सो डिग्री 2 पे क्या नाम होता है, आप ही लोग बता दीजिए। डिग्री 2 पे नाम होता है हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद आपकी इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इस पे हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब। तो डिग्री क्या हो गई 3, डिग्री 3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल। लास्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे डिग्री 1 है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ओके। सो आई होप डिग्री से रिलेटेड, नेमिंग से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट अब आपको नहीं होगा। सो क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अब हमको डिग्री के बेसिस पे इनकी नेमिंग करनी है। अब फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट वाला क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल होगा जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, क्या नाम है इसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, 2x-3। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 1 है। तो 1 पे अब क्या नाम हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, हाईएस्ट पावर को देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। सिर्फ आपको डिग्री पे ध्यान देना है, नेमिंग के लिए आपको और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। अगर वो डिग्री में नेमिंग पूछ रहा है तो सिर्फ डिग्री पे ध्यान दीजिए, हाईएस्ट पावर पे ध्यान दीजिए। और आपके सभी एक्सप्रेशन सिर्फ सिंगल वेरिएबल में है तो आपको डबल के लिए कुछ सम भी नहीं करना है, ओके। सो चलिए, हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये कैसी पॉलिनोमियल होगी, ये होगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आपके लास्ट टर्म पे आ जाते हैं, तो लास्ट है आपकी क्या, x रेज टू द पावर 4। और 4 के लिए मैंने आपको बोल रखा है कि आप इसे सिर्फ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। सो आप इसे यहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। और अगर नेमिंग की बात करें तो इसका नाम भी है, ठीक है। बट जनरली हमसे यहाँ तक नाम नहीं पूछा जाता। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम आपको नाम भी बता देते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको कह देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोल देते हैं, अगर 4 के लिए आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे सिर्फ पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, अदरवाइज नेमिंग में आप इसको क्या लिख सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर बात करूं कि ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये आपकी जो बुक है अरिहंत की, इसमें ये आपका 33 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग आंसर्स भी मैच करा सकते हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि मैंने सब कुछ सही लिखा हो। चलिए मैच करा लेते हैं, ठीक। 33 फर्स्ट आपका है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकेंड है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, सो इट इज। उसके बाद थर्ड है आपका क्यूबिक, फोर्थ है आपका क्वाड्रेटिक, एंड उसके बाद लास्ट है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। सो आई होप आपको क्लियर होगा। सो बुक से काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। बुक्स जरूर रखिए क्योंकि आपको थोड़े नोट्स भी कम बनाने पड़ते हैं, आप बुक में ही कहीं भी मार्क कर सकते हो ना। सो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में यही फर्क होता है कि अगर आपके पास है नोट्स है तो आप उसमें मार्क कर सकते हो, अदरवाइज आपको फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो सिर्फ देख के लिखना पड़ेगा ना। तो बुक्स रख लीजिए, बुक्स परचेज कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब हम क्वेश्चंस जो करेंगे वो है आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे बेस्ड, ठीक है। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, लेकिन पहले मैं आपको डिस्कस कर दूं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या चीज है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन को अगर हम बराबर रख दें जीरो के, ठीक है, कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी एक्सप्रेशन है आपकी पॉलिनोमियल एक्स वाई जेड, आपने कोई भी एक्सप्रेशन बना ली और अगर आप उसको जीरो के बराबर रख दोगे, ठीक है। सपोज मान लो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू, हमने इसको जीरो के बराबर है। अब जब आपने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे x की एक वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x की क्या वैल्यू आ गई, +-3 वैल्यू आ गई ना। तो ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि x की वो वैल्यू जिस पे आपकी वो इक्वेशन, जिस पे आपका ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन
जीरो आंसर देने लगे उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब यहाँ पे x के कितने जीरोज हैं, यहाँ पे x के 2 जीरोज हैं, एक है +3, दूसरा है -3। ठीक है, सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं वो वैल्यू वेरिएबल की जिसपे आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको आंसर क्या दे, जीरो दे। इसको रखने पे आंसर आपको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। ओके, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपको वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, यानी कि आपको बोला गया है कि एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू x-9, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक, सो एफ एक्स तो आपको पता है, अब अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बोल देगा तो इसका मतलब जहां x है वहां हम क्या कर दें, माइनस कर दें। सो चलिए वैल्यूज रख के देखते हैं स्टूडेंट्स। जब हम वैल्यू रखेंगे, अभी हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एक्स का मतलब है जहां पे x पहले पॉजिटिव था वहां अब आपको x को निगेटिव कर देना है। ठीक है, सो ये x पॉजिटिव कहाँ पे था, x पॉजिटिव था आपका यहाँ पे माइनस एक्स की जगह, और दूसरा x पॉजिटिव था x-9 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका -x-9। नाउ नेक्स्ट आपसे एक्सप्रेशन क्या करने को बोल रहा है कि इवेल्युएट करो वैल्यू f ऑफ x की, f ऑफ माइनस एक्स की, इन दोनों के डिफरेंस की। चलिए कर लेते हैं, x-9 f ऑफ x की वैल्यू है, माइनस 9 माइनस उसके बाद आपका f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, -x-9। इसको थोड़ा सा ओपन करिए ब्रैकेट को, ये हो जाएगा +x +9, -9 से +9 आपका एलिमिनेट हो गया और आपको आंसर क्या मिल गया, 2x। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आपको क्या करना है, हर जगह बस वैल्यू रखनी है। अब देखिए ये आपको पूरी इक्वेशन px में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आंसर निकालो p-1 के लिए, ओके, -1 के लिए। तो इसका मतलब अगर आप कंपेयर करो तो अब x की वैल्यू को हमें क्या रख देना है, -1 रख देना है। सो पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां वहां अब हम क्या रखेंगे, -1। सो 4x की पावर 5 मतलब -1 की पावर 5, ठीक है, -3x की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4, -5x की पावर क्यूब मतलब -1 की पावर क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर -8। ओके, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसी को, ये हो जाएगा -4, पावर अगर किसी नेगेटिव की ऑड है तो माइनस आएगा, इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका +5, ये हो जाएगा आपका +1 -8। इसको सॉल्व कर लीजिए, -4 -3 -7, -7 + 5 -2, -2 -8 -10, -10 + 1 -9, तो -9 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड का, इफ qx इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ q -2, फिर आपको q -3 फिर q 1/2 की वैल्यू भी रखनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले ये पार्ट अरेज कर देती हूँ बिकॉज मेरे पास तो इतना ही पोर्शन है सॉल्व करने के लिए, आपके पास तो भले ही कॉपी हो। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। ठीक है, आंसर याद कर लीजिए, फर्स्ट का 2x है, दूसरे वाले का -9 है। ओके, सो इसका आंसर क्या आया था, 2x आया था, इसका आंसर क्या आया था, -9। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट थर्ड को। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक बार q-2 पे निकालना पड़ेगा। तो q-2 पे जब आप निकालेंगे तो आपको हर x की जगह पे -2 रख देना है। तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +3 -2 +1। ओके, उसके बाद 8 क्या हो जाएगा, इसको क्यूब खोलेंगे -8, ये हो जाएगा आपका 3 4 12, ये हो जाएगा -6 +1। इसको सॉल्व कर लीजिए, -8 -6 -14 होता है, 12 + 1 13 होता है, यहाँ से आपका आंसर आया -1। अब हमें क्या निकालना है, q -3 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या रख देंगे x की जगह, -3 का क्यूब, ये हो जाएगा +3 -3 का स्क्वायर +3 -3 +1। सॉल्व कर लीजिए, ये होगा -27, ये होगा आपका +27, यहीं से एलिमिनेट हो गया, ये हो जाएगा -9 + 1, क्या आंसर आया, -8 आ गया। अब आपको किसका निकालना है, q 1/2 का निकालना है। तो x की जगह क्या रख दे, 1/2 रख दें, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब +3 1/2 का स्क्वायर +3 1/2 +1। ओके, सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 1/8, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका 3/4,
4, ये हो गया आपका 3/2 प्लस 1। अब आप क्या करें, एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8, ठीक है, ये हो गया 1, 4 2 जा 8 तो 2 पर मल्टीप्लाई हो गया 6, 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 8 को डिवाइड करेगा 4 टाइम्स, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 और यहाँ आपका आ गया 8। तो यहाँ से आपका आंसर क्या है, 8 + 12 20, 20 + 6 26, 26 + 1 27, यहाँ आया आपका 27/8। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हमारा। अब हमें यहाँ पे इसकी पूरी की वैल्यू निकालने के लिए इसके सारे वैल्यू को रखना पड़ेगा। चलिए रख दें, -8, q -3 का था, q -1 का था -1, उसके बाद लास्ट में आपका आया +27/8। अगेन एलसीएम लीजिए इसके आंसर निकालने के लिए, ये हो जाएगा आपके पास 8 -64 -8 +27, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 8 4 12 होता है 72, 72 में माइनस कर दीजिए 27 को, आपके पास क्या आएगा 45, वो भी निगेटिव का, बिकॉज निगेटिव वैल्यू बड़ी है। सो आपका फाइनल आंसर क्या आया थर्ड वाले का, -45/8। अब एक बार इस आंसर को बुक में भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ तो कहीं आंसर लिखे नहीं है। सो मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं, उसके लिए बुक में तो चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि ये कौन सा क्वेश्चन है आपकी बुक में। सो अगर हम बुक में बात करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन है, evaluate the value, it's a 35 क्वेश्चन इन योर बुक, ओके। और 35 के थर्ड का आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। सो 35 के थर्ड का जो आंसर आ रहा है विच इज -45/8। सो मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो कैलकुलेशन आपका भी सही होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था, लेंदी था, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स पॉसिबल है, कैलकुलेशन तो ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो सकता है। तो मैं भी अपने आंसर्स को बुक से चेक करती रहूंगी, वरना आपको गलत पढ़ा दूंगी कुछ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7th। If x is equals to 3 and x equals to 0 are the zeros of the polynomial। क्वेश्चन ने बोल दिया x equals to 3 आपका जीरो पॉलिनोमियल है, x इक्वल टू 0 रखने पे भी आपकी पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फॉलो। इसका मतलब जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, 0। इसका हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ रखा है कि वो वैल्यू जिसपे आपकी आंसर क्या है, 0। इसका मतलब x इक्वल टू 3 रखने पे आंसर क्या देगी, 0। तो हम इसको इक्वल टू 0 रख सकते हैं। चलिए रखते हैं। जब x इक्वल टू 3 आपका 0 होगा, ठीक है, उस केस में आप हर जगह क्या रख दीजिए, x की जगह पे, ठीक, क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -8, 3 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 3 प्लस b। अब ये क्या आंसर देना है, इसको 0 ही आंसर देना है, ये तो हम जानते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 3 27 27 2 54, ओके, 3 3 9 9 8 72, ये हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ आप इसको सॉल्व कर लीजिए, -72 प्लस 54, क्या आंसर आएगा, ये आपका आएगा 8, 12 - 4 8 होता है, 6 - 5 1, वो भी माइनस का। सो +3a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ओके। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, दूसरे जीरो से मिलेगी, जब हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू क्या रखें, 0। सो अब इस पॉलिनोमियल में आप हर जगह x को क्या रखना है, 0 रखना है। सो क्या हो जाएगा, 2 0 की पावर क्यूब -8 0 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 0 प्लस b। अब आंसर क्या देना है भाई, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो आंसर तो 0 ही देना है इसको, ठीक है। ये पूरे सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0। इसका मतलब b की क्या वैल्यू आई, 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इस सेकेंड से उठा के आप रख दो फर्स्ट में, b की वैल्यू आपको मिल ही गई है। चलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -18 प्लस 3a प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको 3a की वैल्यू मिल गई 18, और जो आपको इन टर्न क्या देगा, a की वैल्यू 6, ठीक है। तो a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, वेरीफाई दैट वेदर -2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -x -6। वेरीफाई करो कि ये दोनों जीरो हैं कि नहीं। तो वेरीफाई करने का क्या मतलब है कि चेक करना है। तो चेक बहुत इजी है भाई, x की जगह हम उठा के उसका 0 रख दें, जिसपे वो 0 देने वाला है वो वैल्यू रख दें। तो x की वैल्यू जब हम -2 रख देंगे तो ये 0 देगा, और अगर देता है तो इसका मतलब सही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल -2 इस पॉलिनोमियल का। नहीं देता है तो इसका मतलब गलत है। चलिए जब x इक्वल्स टू -2 हो, ठीक है, अगर 0 है तो चेक करके देखते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन में रख दीजिए x की जगह -2 का स्क्वायर -2 -
6, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6, 6 माइनस 6, इसने क्या आंसर दिया 0। इसका मतलब ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है आपका करेक्ट है। ठीक, अब हम दूसरे वाले के लिए चेक कर लें। चलिए x इक्वल्स टू 3 रख दीजिए। ओके, 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, ये क्या हो गया 9, माइनस 3 माइनस 6 क्या हो गया सॉरी 9। ओके, और 9 माइनस 9 क्या देगा 0। इसका मतलब ये भी आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। सो ये दोनों ही क्या है आपके करेक्ट है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या मिल गया कि ये दोनों करेक्ट है। सो आंसर हम क्या लिख सकते हैं दैट x इक्वल्स टू सॉरी हम ये लिख सकते हैं zeros of polynomial x square minus x minus 6 are minus 2 and 3। ठीक है, दोनों ही जीरो हैं बिकॉज दोनों ही रखने पे क्या आंसर दे रहे हैं जीरो आंसर दे रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, यस और नो। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है बताइए कि x माइनस 1 जो है ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फैक्टर क्या चीज होती है। अगर हमने क्लास 4th में स्टार्ट किया था फैक्टर और मल्टीपल पढ़ना, तो हमने क्या पढ़ा फैक्टर के बारे में, हमने ये पढ़ा कि हर वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता हो। यानी कि अगर हम बात करें 12 की, अगर 12 का फैक्टर है 2, तो 2 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब होता है कोई रिमाइंडर ना छोड़ना, जीरो रिमाइंडर आना एक तरीके से, राइट। सो अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर ये किसी का पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब कि x की वो वैल्यू रखने पे, उस फैक्टर को डिवाइड करने पे उस पॉलिनोमियल से, वो क्या आंसर देने वाला है जीरो आंसर। अब यहाँ पे फैक्टर अगर ये है तो ये किसका फैक्टर है, पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्या कोई पॉलिनोमियल आपको दी गई है, नहीं दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम द पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को एज्यूम करिए। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल है हमारी वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, हमने एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर ली। अब हम कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 फैक्टर है या नहीं। x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, आपके पास दो कंडीशन है। ठीक है, दो कंडीशन क्या है, या तो ये है ओके या ये नहीं है। आपको किस में आंसर देना है, यस में या नो में देना है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया क्या कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं देगा। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें क्या करना है, जो आपको फैक्टर दिया है ना आप उसको जीरो के बराबर रख दो। ओके, सो ऐसा करने से आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी x की। ठीक है, और अगर ये वैल्यू आपकी पॉलिनोमियल में रखने से आपको आंसर जीरो मिलता है तब तो ये फैक्टर है, अगर नहीं मिलता है तो ये फैक्टर नहीं है। और इसे हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ओके, सो ये आपके फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो आपकी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, तो आप उस फैक्टर को उठा के किसके बराबर रख दें, जीरो। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आपके करेंट करिकुलम में जो फैक्टर थ्योरम है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रही हूँ, फैक्टर थ्योरम। उस थ्योरम का कहना ये है कि अगर कोई सी का फैक्टर है, किसी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है, तो आप उस फैक्टर को उठा के पहले जीरो के बराबर रखो। ठीक है, यहां से आपको उस वेरिएबल की, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू मिल जाएगी। मिल गई, क्या मिली, 1 मिल गई। अब इस वैल्यू को उठा के आप अपनी पॉलिनोमियल में रखिए। ठीक है, तो हमारी पॉलिनोमियल क्या थी, चलो हम कंसीडर कर लेते हैं हमारी पॉलिनोमियल px के नाम से हम इसको डिनोट कर देते हैं, क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर ये फैक्टर है, अगर ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, भाई फैक्टर है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, एक ही बात है क्योंकि दोनों लोग रिमाइंडर क्या देते हैं, जीरो देते हैं। ठीक है, तो हम p बार वाई जो हमने वैल्यू निकाली है हम उस पर रखेंगे और चेक करेंगे क्या आंसर जीरो आ रहा है क्या। चलिए रखते हैं, 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये इससे एलिमिनेट, ये इससे एलिमिनेट, आंसर क्या आया जीरो। तो जीरो आ गया। इसका मतलब क्योंकि आपकी उस वैल्यू के
फैक्टर की जो आपने वैल्यू निकाली जो वेरिएबल की, उसको एक्सप्रेशन में रखने पे आपको 0 आंसर मिल गया, इसका मतलब यस ये इसका फैक्टर है। और अगर बाय चांस आपको 0 आंसर नहीं मिलता तो आप क्या कहते हैं, नो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो फैक्टर थ्योरम से हमने इसको सॉल्व किया है। ओके सो थ्योरम के हिसाब से क्या है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है तो आप उस फैक्टर को 0 के बराबर रखिए, उससे आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। उस वेरिएबल को आप कंसीडर करिए कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अगर वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को उठा के चेक करेंगे एक्सप्रेशन पे कि ये 0 दे रहा है कि नहीं, दे रहा होगा तो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो फिर ये फैक्टर है। अगर ये 0 नहीं देगा तो फिर ये फैक्टर भी नहीं है। ओके सो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं, यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो हमने एज्यूम की उस पॉलिनोमियल को। ओके तो यहाँ मैंने आपको फैक्टर थ्योरम भी समझा दी और कैसे क्वेश्चन आता है ये भी बता दिया। ओके चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फाइंड 0 ऑफ द पोलिनोमियल 2x प्लस 4। आपको इसको 0 ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है 0 ऑफ द पोलिनोमियल कब निकलता है, जब ये आपकी एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगी। और एक्सप्रेशन को हमने किस में चेंज कर दिया, यहीं पे इक्वेशन में चेंज कर दिया। जब आप एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन लगा के किसी वेरिएबल किसी नंबर के इक्वेट कर देते हो, किसी नंबर के बराबर रख देते हो, देन वी डोंट कॉल इट एज एक्सप्रेशन, देन एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन। नाउ दिस इज अ इक्वेशन। ओके तब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिला, 2x इज इक्वल्स टू -4, यहाँ से x की वैल्यू मिली -2। ओके और ये -2 आपका क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो यू कैन राइट 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x plus 4, just a second, 2x plus 4 is -2। अब यहाँ पे आप ये भी चेक करिए कि इसके कितने जीरो आए हैं, एक जीरो आया है। डिग्री कितनी थी इस एक्सप्रेशन की, अगर मैं बात करूँ इस एक्सप्रेशन की तो इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री है यहाँ पे 1, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, डिग्री है 1। कितने जीरो आए, 1। तो इसके बीच में एक हम क्या बना सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं कि अगर डिग्री 1 है तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, 1। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3 होंगे। इसका मतलब कि अगर डिग्री n होगी तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने निकल के आएंगे, n निकल के आएंगे। ओके सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड जीरोस ऑफ द polynomial, that as the number of degree that same number of zeros of the polynomial will be there. ओके सो लीनियर इक्वेशन के कितने आपके आंसर आते हैं, सिर्फ एक आंसर आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने आंसर आते हैं, 2 आंसर आते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में कितने आंसर आते हैं, 3 आंसर आते हैं। क्यों, वो 3 उनके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। आई होप जितना मैंने समझाया यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे बेस्ड। इसमें हम अपने दो मेथड्स को यूज कर सकते हैं। एक आपको जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या अवेलेबल है, दूसरा आपके पास अवेलेबल है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल पार्ट, जो हम अपने बेसिक क्लासेस यानी कि 8th में पढ़ के आए हैं, 7th में पढ़ के आए हैं कि मिडिल पार्ट को स्प्लिट करें, फैक्टर्स बनाएं और आंसर निकालें। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज होंगी, बिकॉज आपको पता है आइडेंटिटीज आपके बुक में अवेलेबल है। अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ इसकी, तो आपके इस बुक के पेज पे आपकी आइडेंटिटीज, सारी आइडेंटिटीज जितनी भी आपके इस चैप्टर में आने वाली है ना, सब अवेलेबल है। ये देख रहे हैं आप पेज नंबर 3 पे। ओके सो इस पेज नंबर 3 पे ये सारी आपकी आइडेंटिटीज गिवन है और ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, देखते हैं। If both x minus 2 and x minus 1 by 2 are the factors of this, then show that p is equals to r। कह रहा है कि अगर ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है तो बताओ, शो करो कि p r के बराबर है। तो अभी मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में क्या समझाया कि अगर ये फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, इसको 0 देना चाहिए आंसर। अगर ये भी फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट करो, इसको भी 0 आंसर देना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पहले वाले में फैक्टर थ्योरम लगाते हैं, हम किसका यूज कर रहे हैं, बाई फैक्टर थ्योरम। ओके हम अपनी फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं कि अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो इसको हम बराबर रख देंगे 0 के। यहाँ से x की क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 2। ओके और अगर x माइनस 1 बाई 2 भी फैक्टर है
तो इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, यहाँ से x की क्या वैल्यू मिल गई 1/2। अब आपकी जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, यानी कि इसको डिनोट कर लो, नाम दे दो px, इसको हम क्या लिख लें, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। अब इन दोनों फैक्टर्स के वेरिएबल की जो वैल्यू आई है उसको उठा के इसमें पुट करेंगे। चलिए पुट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा आपका, ओके, ये हो जाएगा आपका p, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। सो p 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस r। ओके, सो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 4p प्लस 10 प्लस r। और ये आंसर किसके बराबर देना है, इसको 0 के बराबर, तो इसका मतलब p इक्वल्स टू p ऑफ 2 पे आंसर क्या आना है 0, तो आप इधर 0 रख दो। सिमिलरली यहाँ पे निकाल लो, ठीक है, सेम हम, चलिए क्या करना है, रेस चेंज करके आपको एक्सप्रेशन एक बार यहाँ दिए, इसी में बस रखने हैं हम। तो p अब हम क्या रख रहे हैं 1/2, तो ये हो जाएगा p 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस r। ओके, क्या ये 0 आंसर देना चाहिए इसको, बिकॉज इसका फैक्टर थ्योरम कह रहा है कि ये फैक्टर है, पहले से बता दिया, तो p 1/2 पे इसको 0 आंसर देना है। सो ये हो गया 1/4p प्लस 5/2 प्लस r। ओके, अब देख रहे हो दोनों आंसर 0 दे रहे हैं, इसका मतलब हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो रख दीजिए। क्या मिला आपको, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल्स टू 1/4p प्लस 5/2, ओके, प्लस r। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिए, इक्वेट करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो r से r आपका कैंसिल हो गया। ठीक, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ ले जाइए इसको, तो ये हो जाएगा 4p माइनस 1/4p, ये हो जाएगा आपका 5/2 माइनस 10। यहाँ से आंसर क्या आया आपके पास, यहाँ से आपका आंसर आया, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 15/4p। ओके, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 15/2। ठीक, 15 से 15 आपका एलिमिनेट, p से क्या हो जाएगा, ये आपका 2 इसको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से आपका p का आंसर आया -2। ओके, एक आंसर आपको मिल गया। अब आपको r भी तो चाहिए, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। p की वैल्यू क्या हो गया, -8 प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से आपको, सॉरी प्लस r, सो यहाँ से r आपको क्या मिल गया बेटा, यहाँ से r मिल गया आपको -2। ठीक है, अब आप देखो p की भी वैल्यू, r की भी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, ये दोनों -2 के बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस, पूरी आपको एक्सप्रेशन दी गई है, क्या ये आप देख लो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन बोलना मुश्किल है। ठीक है, सो ये आपको x की वैल्यू दी है और ये आपको y की वैल्यू दी है, बोल रहा है इवेल्युएट करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को। अब यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी अपनी आइडेंटिटी, बिकॉज क्वेश्चन कह रहे हैं x का स्क्वायर करो। अब x आप देख रहे हो इतना बड़ा है ना, अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, है ना, तो चलो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अब इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा और स्पेस कम पड़ जाएगी। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो गया a, और ये आपका पूरा क्या हो गया b। स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, वो दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी जरूर याद कर लीजिएगा, बुक खरीद के आइडेंटिटी तो पक्का याद कर लीजिएगा, बिकॉज वहां आपको एग्जाम में आइडेंटिटी कोई नहीं बताने वाला, वो आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए a का स्क्वायर करेंगे, आइडेंटिटी ओपन करी है तो a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √5 1/2 स्क्वायर। ठीक है, सो ये 2 एलिमिनेट हो गया। फिर b का स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस √5 1/2 स्क्वायर, यानी कि ये 2 एलिमिनेट हो गया। फिर आपका हो जाएगा 2ab, लास्ट टर्म क्या होता है 2ab, तो a क्या है 2 प्लस √5 और b क्या है 2 माइनस √5, ये दो है। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ आपका खाली बचा 2 प्लस √5, यहाँ बचा 2 माइनस √5, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको फिर से आइडेंटिटी मिल गई a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किस में ओपन हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 5। ओके, चलिए यहाँ से आपका ये देख रहे हो ये एलिमिनेट हो गया, आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपका 2 प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 2 4, और यहाँ पे आप देखो सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपका -1 हो गया। ठीक है, -1 हो गया तो ये आपका मल्टीप्लाई होके क्या हो गया
-2। तो यहाँ से 4 - 2 = 2 आपको आंसर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको वाई स्क्वायर भी चाहिए, है ना? वाई स्क्वायर चाहिए तो अब हम क्या कर दें? वाई का होल स्क्वायर कर दें। ये आपका वाई का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी लगेगी आपकी ए और बी। ये ए है, ये बी है। अब देखो बस यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ क्या है? a माइनस बी। तो अब आप a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, है ना? तो वो क्या हो जाती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो यही आना है ना, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर में यही आना है कि 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका प्लस था ये बस चेंज होके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, बस साइन का फर्क आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? 4 + 2, ये हो गया आपका 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर निकालो। तो एक्स स्क्वायर है 2, वाई स्क्वायर है 6, इसका मतलब आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 8। ठीक है, अब ये तो मैंने सॉल्व किया, बट मैं आपकी बुक में भी देख लूँ, पता नहीं मैंने सही सॉल्व किया है कि नहीं। चलिए, सो बुक में है ये आपका क्वेश्चन नंबर 42। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। अब इसके सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है आपकी बुक का। सो बुक में आपका आंसर है 8। ओके, सो इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है। ठीक है, सो बुक्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बुक आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। आई थिंक मैं सिंप्लीफाई राइट करना भूल गई। सो लेट मी राइट डाउन सिंप्लीफाई। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, अब सिंप्लीफाई करने में अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, पूरा क्वेश्चन आप पहले एक बार देख लीजिए, बिकॉज मुझे रीड करना मुश्किल होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब कहाँ तक रीड करूंगी। सो पूरा क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देखिए। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए, ठीक है, जब आपको लगे कि अरे इसमें तो बहुत कुछ खोलना पड़ जाएगा, अगर मैं आइडेंटिटी लगाना स्टार्ट करूं a माइनस बी के होल क्यूब की, तो पहली बात तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर वो कहीं 6 बनेगा, फिर हम दूसरा खोले, फिर तीसरा खोले। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर हम इतना टाइम देने वाले हैं उसके बाद ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मेथड चेंज करें। अगर आपने आइडेंटिटीज को अच्छे से देखा हुआ है, ठीक है, सो आपकी एक आइडेंटिटी है। मैं आपको आइडेंटिटी नंबर बता देती हूँ, कौन सी आइडेंटिटी है आपकी बुक की, ताकि जिनके पास बुक है वो अपनी बुक में देख भी सकें, है ना। सो आपकी बुक की अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं, सो द आइडेंटिटी नंबर इज 10th। ओके, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पेज नंबर 3 पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आप 10th वाला देखिए कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो x y z को हम मान लेते हैं कि ये आपका पूरा है x, ये आपका पूरा है y और ये आपका पूरा है z। अब हम क्या करने वाले? हम चेक करने वाले कि ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, चलिए चेक कर लीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स है, प्लस वाई कौन है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस जेड कौन है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए से ए कटा, बी से बी कटा, सी से सी कटा, 0। ठीक, सो इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3xyz। इसका मतलब ये बराबर हो गया 3xyz। ठीक है, सेकंड पे चेक करो, डिनोमिनेटर पे चेक करिए। ये भी तो x मान सकते हैं, ये y मान लेते हैं, ये z। चेक करिए x प्लस वाई प्लस जेड। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से a कटा, b से b कटा, c से c कटा बराबर 0। फिर से ये कंडीशन फॉलो हो गई, तो इसका मतलब a का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब किसके बराबर? 3xyz के बराबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटीज से कितना इजी हो गया सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करके, ओके, हम क्या करते हैं? हम सॉल्व करते हैं। पूरा इरेज कर देती हूँ, अदरवाइज टाइम लगेगा। चलिए, अब किसके बराबर हो गया? 3xyz के बराबर हो गया, ये हमें पता चल गया। तो 3x कौन है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, y कौन है? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। z कौन है? c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में आ जाइए।
A माइनस B माइनस C और C माइनस A। ओके, अब अभी क्या है सॉल्व हो रहा है? नहीं, अभी बस 3 जा रहा है, बाकी बचा है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, क्या हम इसमें कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं? आपको कुछ याद आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे लग जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी। लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। दूसरे वाले में भी लगा दीजिए b प्लस सी, b माइनस सी। तीसरे में लगा दीजिए c प्लस ए, c माइनस ए। ओके, नीचे क्या है आपका? a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ठीक है। तो a माइनस बी से ये एलिमिनेट हुआ, b माइनस सी से ये हो गया, c माइनस ए से ये हो गया। अब जो बचा है वो आपका फाइनल आंसर है। क्या बचा है? a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ओके, सो आइडेंटिटी को याद करके जाइए। क्वेश्चन जब आपको बड़े लगे और आपको कॉम्प्लेक्स लगे तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि किस आइडेंटिटी को लगाने से ये क्वेश्चन हमारा इजी हो सकता है। आइडेंटिटी है किस लिए? इसीलिए तो है ताकि आप अपने सिंप्लीफिकेशन को इजी बना सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये टोटली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगानी है। ओके, चलिए 14, फैक्टराइज करिए फैक्टर थ्योरम से, है ना। अब फैक्टर थ्योरम में जब आपका फैक्टर दिया होता है तब तो चलो अलग बात है, अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे? तब हम क्या करते हैं? हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। कौन से मेथड का यूज करते हैं? ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। अब इसको कैसे करते हैं ये भी समझ लें, है ना। ट्रायल मेथड, जो आपकी एक्सप्रेशन गिवन है उसमें कांस्टेंट क्या है? भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे? 66। साइन इग्नोर कर दो, अभी आप क्या ले लो? सिर्फ नंबर लो, 66 कॉन्स्टेंट ले लिया। अब इस कांस्टेंट के सारे फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। इस कांस्टेंट के क्या निकाल लो? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, भाई 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जब 2 लिया होगा तो क्या आएगा? 33। जब 3 लिया होगा तो क्या आएगा? 22, है ना। फिर 11 हो जाएगा, भाई जब 3 22, उसके बाद आपका नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा? 6 होगा। तो 6 किससे मल्टीप्लाई होता है? 11 से, तो भाई 11 भी फैक्टर होगा। और लास्ट 66। सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 4 एंड 4 8 फैक्टर। अब ये मैंने क्यों निकाला? जब हम ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रखें ये हमें उस फैक्टर से पता चलेगा। यानी कि x की अब हम सिर्फ यही वैल्यू रखेंगे और विद अपोजिट साइंस ऑल्सो। मतलब जब 1 लिया तो एक बार 1 पे चेक करना है, एक बार -1 पे। जब 2 लिया तो एक बार +2 पे चेक करना है, एक बार -2 पे। मोस्ट प्रोबेबली आपके 1 2 3 में आंसर आ जाता है, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि कैसे चूज करना है, भाई 1 2 3 के बाद क्या हम 4 ले लेते, 5 ले लेते, 6 ले लेते, कब तक लेते रहते? नहीं। सो आपको उसके लिए क्या बोला गया? जो कांस्टेंट है आप उसका फैक्टर लीजिए, ठीक है, और उन फैक्टर्स को 1 बाय 1 अपोजिट साइन के साथ रखना स्टार्ट करिए और देखिए किस वैल्यू पे, किस फैक्टर पे आपका जो एक्सप्रेशन है वो 0 आंसर दे रहा है। इसे कहते हैं ट्रायल मेथड। ओके, सो अभी हमने फैक्टर 1 लेने वाले हैं। पहले तो हम इस इक्वेशन को बराबर रख देते हैं px के, ये हमारी हो गई पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हम क्या लेने वाले हैं? हम p इक्वल्स टू 1 पे, p ऑफ 1 पे वैल्यू निकालने वाले। इसका मतलब 1 की जगह में क्या रखना है? x की जगह क्या रखना है? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 66, ये बिल्कुल भी 0 आंसर नहीं देगा। इट्स नॉट इक्वल टू 0। ओके, देख के ही समझ में आ गया। p माइनस 1 निकालना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, बट विद माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि ये p माइनस 1 पे भी आंसर 0 नहीं देगा, ठीक है। इट वोंट गिव यू आंसर 0 एट दिस ऑल्सो। फिर आप क्या करोगे? 2 पे करोगे, 2 पे भी नहीं देगा। 2 को भी मैंने कैसे बताया? पहले आप p बाई 2 चेक करोगे, ठीक है, फिर p बाई -2 चेक करोगे, नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0। फिर आप क्या करोगे? p बाई 3 भी चेक कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज फैक्टर्स ही चेक करने हैं आपको, बट विद अपोजिट साइंस ऑल्सो। अगर एक पे नहीं आ रहा है तो दूसरे पे चेक कर लो। 3 पे भी नहीं आएगा। ओके, देखो मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट इतना तो आप अपने माइंड में कर सकते हो ना कि जब आप 2 रखोगे इक्वेशन को, देखो तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा
10 हो जाएगा, 14, 49, 66, 0। तो ये माइंड करना है, माइंड में आपको करना है, ओके। ये आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके नहीं देखना है। इतनी कैलकुलेशन तो आप अब तक कर सकते हो, आप अपने दिमाग में ही कर लोगे। सो -3 पे भी ये नॉट इक्वल्स टू 0 आना है। उसके बाद हमें अगला नंबर क्या लेना है? अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलें तो हम अगला नंबर क्या लेंगे? 6 लेंगे। चलो 6 पे करके देखते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ना ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर मतलब 36। ये क्या हो जाएगा? 6 5 जा 30, भाई 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 30 माइनस 66 क्या मिल गया? देखो 66 माइनस 66 0 मिल गया हमें हमारा वैल्यू, या आप कह सकते हो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कि x इक्वल टू 6 रखने पे ये पॉलिनोमियल आपको जीरो देगा। इसका मतलब x इक्वल टू 6 रखने पे देगा। इधर ले आओ, क्या मिल गया आपको? x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस 6 आपका क्या है? फैक्टर है। ठीक है, फैक्टराइज करना है तो हमें क्या मिल गया कि x माइनस 6 फैक्टर है। अब जब एक फैक्टर मिल गया आपको तो आगे का फैक्टर कैसे निकालोगे? आगे का फैक्टर आप इसी से इसको डिवाइड करके निकाल दोगे। ओके, डिवाइड कैसे करना है चलिए देखिए। x माइनस 6 आपको मिल गया कि एक फैक्टर x माइनस 6 है। अब आप इस बची हुई पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। ये तो आपको आई थिंक आता है, ठीक है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 7th या 8th में आई थिंक आपने पढ़ रखा है। क्या करोगे? x ले लीजिए भाई, x से इसको मल्टीप्लाई, जो बेसिक डिवीजन होता है बस वही करना है। x से मल्टीप्लाई करेंगे, x पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला पोर्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या मिला आपको? 11x। और उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म उतार लेते हैं। अब क्या करोगे भाई? देखो पॉजिटिव साइन आ रहा है तो यहाँ पे आपको प्लस ही लेना है, इसी से साइन डिपेंड करता है। अब क्या ले लो? 11 ले लो। जब आप 11 लोगे क्या हो जाएगा? 11x माइनस 66, पूरा आपका रिमाइंडर 0। तो नेक्स्ट फैक्टर आपको क्या मिला? x प्लस 11। सो फाइनल आंसर लिखते हैं कि क्या हमें फैक्टर मिला। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 66 के दो फैक्टर्स आए, एक आया x माइनस 6, एक आया x प्लस 11। अब इसको हम नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म्स वाले से, जैसा मैंने बताया, बट क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई फैक्टर थ्योरम। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है नहीं कि बस ऑप्शन टिक कर देंगे, किसी भी मेथड से कराएं, कौन देखने वाला है। लेकिन ये तो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव में तो भाई उसने बोला फैक्टर, तो फिर तो आपको फैक्टर थ्योरम ही लगानी है। सो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्व करने का मेथड। अब एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। फैक्टराइजेशन का ये क्वेश्चन था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक विच इज क्वेश्चन नंबर 37। ओके, अपनी बुक में देखिए 37 क्वेश्चन है, और इसकी अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर में आपके दो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, एक आपका आ रहा है x माइनस 6, एक आ रहा है x प्लस 11। ठीक है, तो मैंने सही निकाला है। अच्छा, जिनको ये डिवाइड करना आता है उनके लिए तो सो फॉर गुड, कर लें, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो इसके बाद क्या करेंगे? एक फैक्टर मिलने के बाद क्या करेंगे? भाई एक ही तो फैक्टर होगा नहीं, आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर आने हैं इसके, तो दूसरा भी फैक्टर है, ये तो समझ में आ रहा है हमको। सो उसके उनके लिए मैं क्या बता रही हूँ, उनके लिए एक और मेथड है क्या, कि जब आपने 6 पे रख लिया, अब 6 के बाद आप -6, 11, जो बची हुई वैल्यूज हैं उन सब पे चेक करो, और अगला जिस पे 0 आएगा वो आपका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, लंबा हो ही जाएगा भाई, सारी वैल्यू पे चेक करोगे। 11 पे सोचो, इसके बाद 11 -6 चेक करोगे, फिर +11 चेक करोगे, फिर -11 चेक करोगे, -11 पे आपका आंसर आएगा, 4 बार आपको और चेक करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर क्या है? बेहतर तरीका ये है कि एक फैक्टर आ जाए, उससे डिवाइड कर लो, दूसरा फैक्टर अपने आप आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन, इसको आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को। ओके, फर्स्ट क्या कह रहा है? 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 30xy माइनस 18yz प्लस 30x है। अब अगर आप आइडेंटिटी की बात करें कि भाई ये कौन सी आइडेंटिटी, इस तरीके की हमने एक आइडेंटिटी देख रखी है, ठीक है, मैं आपको बुक से देख के बताती हूँ कि आपकी कौन से नंबर की आइडेंटिटी है ये। ओके, अपनी बुक आपके पास है, बुक तो आप भी प्लीज देखिए, ठीक है। सो बुक में आपके पेज नंबर 3 पे आइडेंटिटीज आपको गिवन है। अब उसमें आप देखिए कौन सी आइडेंटिटी इस तरीके से मिल रही है, तो ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 5 है, ठीक, जिसमें आप देख रहे हो कि x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, भाई देख रहे हो, जो नहीं देख पा रहे, जिनके पास बुक नहीं, उनके लिए मैं लिख दूं कि x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर बराबर होते हैं एक्स स्क्वायर के, वाई स्क्वायर के प्लस जेड स्क्वायर के
ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखो यही फायदा होता, अगर आपके पास भी बुक होती तो मुझे लिखना नहीं पड़ता, मैं कहती आप लोग अपने बुक में देख लो। चलिए एनीवेज, तो ये आपकी आइडेंटिटी है। अब आप देख रहे हो इससे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई टर्म माइनस होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे तो माइनस चला जाता है, लेकिन इसका मतलब टर्म्स किस में है, निगेटिव में है। चलिए अब आप देख रहे हो इस आइडेंटिटी से कुछ कुछ ये मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ कोशिश करेंगे इसकी तरह बनाने की, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन से टर्म को निगेटिव रखना है। क्यों? क्योंकि आपके पास निगेटिव के लिए कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है, और आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इनमें निगेटिव साइन आ रहा है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो अगर दो चीजें पॉजिटिव हैं, अगर कहीं पे पॉजिटिव आ रहा है कहीं निगेटिव, और वेरिएबल भी वही 3 ही वेरिएबल है, तो देखो दो निगेटिव होंगे तभी तो मल्टीप्लाई होने पे पॉजिटिव है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर x भी निगेटिव हुआ और z भी निगेटिव हुआ, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ वाला साइन पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका x क्या है, इसमें निगेटिव है, और z भी क्या है, निगेटिव है, लेकिन जो y है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? अगर वो पॉजिटिव ना होता तो यहाँ का साइन माइनस या यहाँ का साइन माइनस नहीं होता। पॉजिटिव है तभी माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस दे रहे हैं। तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि कौन निगेटिव है। सो हमें एक चीज पता चल गई क्या, कि जो x का टर्म है वो निगेटिव है। अब आप फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, 25x स्क्वायर है ना, 25x स्क्वायर, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। अब ये मैंने क्या बोला, ये निगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, -5 का एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो 3y का होल स्क्वायर। फिर z भी निगेटिव तो -3 का z का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद आप इसको क्या बना लें, इसकी तरह भाई 2xy के फॉर्म में बनाना है, तो चलिए बना लीजिए 2, फिर क्या हो जाएगा x क्या है आपका -5, और y क्या है आपका 3y, x और ये हो गया 3y, फिर प्लस 2yz, y क्या है आपका 3y, और z क्या है आपका -3z, फिर प्लस 2x और z, तो x क्या है आपका -5x, और z क्या है आपका -3z। तो बना लिया ना हमने इसको इसी के फॉर्म में। अगर ये इसी के फॉर्म में बना लिया तो हम इसको एंड रिटर्न क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, x की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे -5x आ रहा है, y की जगह यहाँ पे 3y आ रहा है, और z की जगह यहाँ पे -3z का होल स्क्वायर। सो इसका मतलब ये, इसका हमने क्या किया है, मतलब जिसको जैसे हम लोग उसमें थ्योरम में कहते हैं ना कि कॉन्ट्रेरी है, तो वैसे ये इसका कॉन्ट्रेरी सिंप्लीफाइड आंसर है। ठीक है, कि जब इस आइडेंटिटी को हम ओपन करेंगे तो वो हमें खुल के ये आंसर देगी, और अगर हम इसको दोबारा से आइडेंटिटी बनाते हैं तो वो ये है। ओके, सिमिलर मैनर में आपको सेकेंड वाले को चेक करना है। ठीक, पेन चेंज कर ले नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, अब देखो कौन सा टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो -y है और -z है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव। अब बहुत ईजी है सॉल्व करना, कुछ नहीं करना है। चलो 3 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव रहना है तो 3x का होल स्क्वायर हो गया, ये निगेटिव रहना है तो -4y का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या होना है, ये भी निगेटिव रहना है तो ये हो जाएगा -2z का होल स्क्वायर। अब आगे वाले आप अपनी इसी तरीके से बना लेना। ठीक है, बनाना ही तो है, 2xy 2yz 2zx ऐसे ही करना है। खुल के क्या आना है, आइडेंटिटी इस फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 3x -4y -2z होल स्क्वायर। ओके, सो ये फैक्टराइज करने के बाद आपका आंसर आएगा। ओके, सो आइडेंटिटी पहचानिए। ठीक है, कौन सा टर्म निगेटिव है, क्यों निगेटिव है, कैसे उसको किस टर्म के साथ हमें निगेटिव साइन लेना है, ये समझ लीजिए। अदरवाइज बहुत ईजी है, बस इसके अलावा और कुछ करना नहीं था क्वेश्चन में। If a plus b plus c is this, ab plus bc plus ca is this, then the value of a square। अब ये पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी आपको यहाँ से दिख गई, समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइडेंटिटी की बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ आपकी बुक में ये कौन सा नंबर है। सो बुक में आपका नंबर है, जस्ट अ सेकेंड, बुक में ये आपकी जो आइडेंटिटी है वो है आपकी आइडेंटिटी नंबर 5, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2za। ओके, चलिए इसको हम लिख लेते हैं।
आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के पास तो बुक नहीं होगी, कुछ के पास होगी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वही आइडेंटिटी जो अभी हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए, 2yz 2zx प्लस 2x y। ओके, अब यहाँ से कुछ वैल्यूज आपको देखो, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, तो समझ लेना, ठीक है। तो a प्लस बी सब b प्लस सी की वैल्यू, चलिए अच्छा हम एक काम करते हैं, इसको आपको a प्लस बी में लिख के दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सिमिलर मैनर में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो जो आपको क्वेश्चन ने दे रखी है। a प्लस बी प्लस सी का क्या है, 9 का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी बी सी सी ए, और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपको क्या दे हुए ना 40, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 40। सो दिस इज 81। इसको इधर ले आए तो क्या हो गया 80, क्या मिला आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया, फाइनल आंसर हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज। अब फैक्टराइज किससे करना है, कुछ नहीं दिया, नाउ इट्स अप टू यू, आप इसको किससे फैक्टराइज करते हो, ठीक है। सो हम वही नॉर्मल मेथड जो अपना है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो इसको ओपन करिए, बिकॉज आप देख रहे हो दो लाइक टर्म्स है, दो कांस्टेंट है, उनको तो एक बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर, फिर ये आपका क्या है माइनस, हम इसको ए स्क्वायर कर लेते हैं, -2a -5 और +4। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -2a, और ये हो जाएगा आपका क्या -1। ओके, ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, बिकॉज आपके यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, ठीक है। अब दो वेरिएबल में फैक्टराइज करने के लिए कोई आइडेंटिटी तो नहीं दी गई है आपको, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप क्या करो, माइनस को कॉमन ले लो, जब आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ठीक है। अब आपको इस वाले पार्ट को देख के कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा फॉर्म है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर a प्लस 1 का होल स्क्वायर करें हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यही मिलेगा ना। तो हम इसकी जगह क्या a प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करिए, अब आप इसको देख रहे हो, अब अगेन हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। सो हम लगाने जा रहे हैं a माइनस बी के, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, विच विल गिव यू a माइनस बी एंड अनदर ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, सो यहाँ पे ये आपका a है, ये आपका b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 1 a प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस a प्लस 1, और हमने कर लिया इसको क्या फैक्टराइज। तो एक आपको आंसर मिला x माइनस a माइनस 1, दूसरा आंसर मिला x प्लस a प्लस 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है और आपको बोला है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करिए। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन आपने अपने 8th स्टैंडर्ड में बहुत सारे लगाए हुए हैं, ठीक है। फिर भी जस्ट फॉर अ रिविजन आपको पता है इसे कैसे करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको इस आइडेंटिटी के बारे में पता होगा क्या, एक्स प्लस 1 का 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको ये टर्म दिया गया है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x प्लस 1/x स्क्वायर, 14 आपको पहले से गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया 16। सो यहाँ से आपको x प्लस 1/x क्या मिल गया, 4 मिल गया। मिल गया, कैसे मिला भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम खाली। अब उसके बाद बोल रहा है इसको निकालो, तो इसको निकालने के लिए हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई है हम इसकी क्या कर देंगे, क्यूबिंग कर देंगे, यानी कि क्यूबिंग बोथ साइड। ओके, हम इन दोनों की क्या कर देंगे, क्यूबिंग कर देंगे। जब क्यूबिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, ये आपका ओपन होगा आइडेंटिटी के थ्रू, जो आपकी a प्लस बी प्लस सॉरी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है।
क्या होती है आइडेंटिटी? सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लें साइड में, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो जिनको नहीं आती है वो यहाँ से देख के सॉल्व करें। क्या हो जाएगा आपका a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3x। अब क्यों x लिख रही हूँ मैं? बिकॉज x का स्क्वायर 1/x काट देगा तो सिर्फ एक x बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा 3, सॉरी यस, उसके बाद a 1/b का स्क्वायर तो काट देगा एक x को अगेन, तो यहाँ आपको मिला और 3/x, यस 3/x, ओके। और इधर आपके साइड में क्या है? 4 का क्यूब विच इज 64, ओके। नाउ टेक द 3 कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, फ्रॉम दीज लास्ट टू टर्म्स। यहाँ से 3 कॉमन ले लें, आपको क्या मिला? x प्लस 1/x इक्वल्स टू 64। अब ये x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल गई ना, क्या 4 अभी तो निकाला है इक्वेशन 1 से। सो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 64, ओके। सो यहाँ से आपको क्या आंसर मिला? दैट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 64 माइनस 12 विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 52। सो इसका आंसर क्या हो गया? 52, ठीक है। चेक कर लें बुक में एक बार, लेंदी क्वेश्चन है, क्या फायदा मैं आपको कुछ गलत पढ़ा दूं, इससे बेटर है कि मैं चेक कर लूं। सो आपकी बुक का जो ये क्वेश्चन नंबर है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन नंबर इज 45। सो द सोल्यूशन ऑफ 45 इज -52। हाउ इज इट -52? मैंने माइनस, ओके सी नॉट -52, 52 ही आ रहा है, बट आपके बुक में दोनों केसेस लिए गए हैं, ठीक है। सो हमें भी क्या करना पड़ेगा? दोनों केसेस लेना पड़ेगा। देखिए बुक देखने का यही फायदा हो गया कि मैं अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव से पढ़ा देती और आपको दोनों ही केसेस लेने। दोनों केसेस का मतलब कि जब आप स्क्वायर रूट करते हो, लाइक यहाँ पे देखिए 16 का, जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो मैंने आपने पढ़ रखा है कि स्क्वायर रूट करने पे 2 वैल्यूज आती हैं, +-4। तो ये जो केस 1 हमने लिया, ये किसके साथ लिया? ये हमने +4 के साथ लिया, ओके। जब हमने 4 की वैल्यू को पॉजिटिव रखा, इसके बाद हम क्या लेंगे? केस 2 लेंगे, और केस 2 में हम किसको लेंगे? -4 के साथ लेंगे, ठीक है। केस 2 में आप -4 के साथ लोगे। जब आप -4 के साथ लोगे तो उस केस में जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, फॉर केस 2, ठीक है, हम लोग क्या लेंगे? -4, और उस केस में जो आपका आंसर आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। पूरा वैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका -64, यहाँ -64, यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, तो उस केस में जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा -52। तो 2 आंसर आएंगे, ओके। बस इतना बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19, 1/4 of a herd of camels was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to mountains and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Find the total number of camels. ठीक है. Now this is a word problem type question. Here you have to assume that let the number of camels be x. Okay. So 1/4 of the camels was seen in forest. तो 1/4 forest में थे, ठीक है. Square root, twice the square root of the herd had gone to mountains. अब square root twice करना है, twice the square root, ठीक. That means square root of x और उसका twice इतने गए हैं कहाँ पे? माउंटेन्स पे. बचे हुए कितने हैं? 15. अब ये तीनों ही तो क्या है? कैमल्स के ही तो पार्ट है, तो बराबर होंगे टोटल नंबर ऑफ कैमल्स के. अब आपको इसको सॉल्व करना है, ओके. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. क्या हो जाएगा ये? 2√x प्लस 15 x माइनस 1/4x. इसको क्या करें और फर्दर सॉल्व करें. 2x प्लस 15 ये हो जाएगा आपका 3/4x, ओके. 4 को नीचे से एलिमिनेट कर दें, ये हो जाएगा 8√x प्लस 60 इक्वल्स टू 3x, ठीक है. फिर हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट √x इज इक्वल्स टू y, ओके. सो √x अगर y है तो x किसके बराबर हो जाएगा? y स्क्वायर के बराबर. सो यहाँ से आपको मिला 8y प्लस 60 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें तो ये होगा 3y स्क्वायर
-8y - 60 = 0। अब हम यहाँ पे स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा आपका 3 6 1 अप्लाई करेंगे 180। सो अब आप 180 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो गया आपका 10, अगेन यू हैव 2, अगेन एंड लास्ट यू हैव 5। अब इससे बना लीजिए तो आपके फैक्टर हो जाएंगे 20 - 6 20 - 9 नहीं बनेगा। सो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 to 20 20 - 6 तो भी नहीं बनेगा। 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 एंड 10। यस ओके, सो 10 और 18 और आपका 10 बन गया। ठीक है, सो 18y + 10y - 60 = 0। यस, y की दो वैल्यू आ गई। एक हो जाएगा आपका 18/3 यानी कि 6 और दूसरा हो जाएगा 10/3 यानी कि -10/3। तो माइनस नहीं लेंगे, y आपका क्या आया 6 आया। ठीक है, अब अगर y 6 आ गया तो फाइनली आपको क्या मिला, x हो गया 6 का स्क्वायर विच इज 36। तो द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स आर 36। ओके, तो यहाँ से आपका इस तरीके से आपने इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज 20, फैक्टराइज करना है 3u की पावर क्यूब -4u स्क्वायर -12u + 16। नाउ यू कैन सी ये पूरी इक्वेशन आपकी एक वेरिएबल में है। ठीक है, सो चलिए फैक्टराइज कर दें। क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को देखें इन दोनों को, तो यहाँ से आप u स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। u स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचा 3u - 4। नेक्स्ट में क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है, यस 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, आपको मिलेगा 3u - 4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ से आपको दूसरा क्या मिला, u स्क्वायर -4 एक फैक्टर, और दूसरा आपको मिला 3u - 4। अब u स्क्वायर -4 में अगेन हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी, क्या u का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लें। क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको u + 2, एक मिलेगा आपको u - 2 और एक आपके पास ऑलरेडी है 3u - 4। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। इट्स ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे निकालना है, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, 18 आ जाएगा। अब 18 के आपको दो फैक्टर्स निकालने, ओरली निकाल सकते हैं क्या, 9 और 2। ठीक है, तो 9x - 2x - 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3x क्या हो जाएगा x + 3, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए x + 3। ओके, दोनों में आपको क्या मिला, एक मिला आपको 3x - 2, एक मिला आपको x + 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 22। क्वेश्चन कह रहा है x + y + z ये है, x y y z z x ये है, x y z ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ y³ z³। अब इसके लिए आपको भाई आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी। आइडेंटिटी पता है तो आप लिख लोगे, अगर तो आप कर लोगे, अदरवाइज फिर डिफिकल्ट होना है क्वेश्चन। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं हम। पहले तो सबसे पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो मैं जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनके लिए मैं आइडेंटिटी आपको पेज नंबर जिनके पास है उनके लिए बता देती हूँ। आपकी ये आइडेंटिटी है बेटा क्यूब वाली, आइडेंटिटी नंबर 10। इसका एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है। चलिए लिख देते हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए, जिनके पास है उनके लिए मैंने बता दिया। पेज नंबर 3 के आइडेंटिटी पे 10th आइडेंटिटी है। ओके, चलिए लिख दें, क्या हो जाती है आपकी आइडेंटिटी, x³ + y³ + z³ -3xyz ये बराबर होगा आपके x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये होगा आपका x + y + z, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। और ये उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x² + y² + z² - xy - yz - zx। ओके, सो ये आपकी आइडेंटिटी है। अब आपके पास जो भी वैल्यूज हैं आप उठा के इसमें रखिए। ठीक है, आपको x³ y³ z³ तो निकालना ही है, तो उसका तो ऑब्वियसली नहीं गिवन होगा। 3xyz में आपको xyz गिवन है, तो -3 × -1, x + y + z की वैल्यू गिवन है विच इज 1। इन अनदर ब्रैकेट आपको क्या गिवन है, x² + y², ये आपको नहीं गिवन है, +z²। लेकिन हाँ, ये पोर्शन आपको गिवन है। वो कैसे गिवन है, जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये सारे ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा आपका -1। ओके, चलिए जितना गिवन है उसको सिंप्लीफाई कर लें, x³ + y³ + z³ + 3। ठीक है, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये होगा x² + y²
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहाँ से आपका ये कुछ पोर्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एलिमिनेट क्या मतलब सॉल्व कर लेंगे, 3 उधर लेके चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2। ओके, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक चीज नहीं है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, सो अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको आप पहले भी निकाल सकते थे, पहले नहीं निकाला तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी और है स्क्वायर वाली, क्या होती है कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये मिलता है हमें। कुछ चीजें आपके पास पहले से गिवन है, जैसे ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या गिवन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ओके, सो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिला, किसके बराबर, -2 उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3 के बराबर। ओके, अब इस चीज को उठा के, ठीक है, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखो फाइनल आपको आंसर क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपको मिल गया 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये आपका 1 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ आइडेंटिटी का काम है और कुछ नहीं, आइडेंटिटी याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई आइडेंटिटी जो अभी लिखी थी हो जाएगा 2xy 2yz और 2zx। दूसरे वाले पार्ट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz, सॉरी प्लस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx हो जाएगा। ओके, अब माइनस वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस आपके पास क्या बचा 4xy, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाहो तो 2 कॉमन ले लेना, नहीं चाहो तो एज इट इज भी रहने दे सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट। इसको भी आप क्या करो, सेम आइडेंटिटी से ओपन कर लो, वही आइडेंटिटी लगानी है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह 2x है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज हम अपने दिमाग में कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। ओके, नेक्स्ट टर्म होता है 2xy। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 4px। नेक्स्ट होता है 2yz, तो ये हो जाएगा आपका -2pc। फिर होता है 2xz, तो ये हो जाएगा आपका -4xc। अब यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है। ओके, जब माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। फिर इसको खोल लीजिए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xp, 2xp नहीं 4xp। मैम एज द फॉलोइंग में ऑप्शन नहीं देना है ना, हाथ रख लो। हाँ, जैसे जो नंबर दिए तुम देती हो, हम तुमको दें, तुम उनको ना दो। दरवाजा बंद करो। ये कौन सी बैटरी में छोटी हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपका टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट होता है 2yz, तो वो हो जाएगा आपका -2pc। फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका प्लस 4xc। ओके, चलिए अब अगर आपने ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेट कर लिया, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहीं आपको एलिमिनेट करके सारे साइंस को चेंज कर दे रही हूँ, अदरवाइज मुझे दोबारा लिखना पड़ जाएगा। तो अगर हम ब्रैकेट को एलिमिनेट करते हैं तो सारे माइनस किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में, और सारे प्लस किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में। तो ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब आप देख लो कौन सी चीज एलिमिनेट हो सकती है, -2pc प्लस 2pc माइनस 4xc माइनस 4xc माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। ओके, क्या बचा आपके पास 8xp माइनस 8xc। ठीक है, 8x कॉमन ले लो, बचा p माइनस c, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार आंसर बुक से मैच करा लें बिकॉज ज़रूरी नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है। तो ये आपकी बुक का जो क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई में यस, ये आपका क्वेश्चन है 30 बुक में, ठीक है। जिनके पास बुक है वो देख लें, 30 क्वेश्चन है आपकी बुक का। इसका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं हम लोग। 30 में फर्स्ट का सोल्यूशन 2x² + 2y² + 2z² 4xy, ओके सही है। दूसरे वाले का सोल्यूशन 8xp - c। सो दोनों ही सोल्यूशन हमारे सही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवैल्यूएट 104 का होल क्यूब बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। सो इट्स वेरी इजी, आपने इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी किए हैं। 104 के होल क्यूब को हम 100 + 4 भी राइट डाउन कर सकते हैं, ओके। सो 100 + 4 का होल क्यूब। अब आपको यहाँ पे बस इतना करना है कि a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देनी है। सो a का क्यूब मतलब इसमें हो जाएंगे कितने जीरो, 2 + 6 0। b का क्यूब मतलब 64। फिर क्या होता है 3ab², ओके। तो 3ab² मतलब 3 4 12, a का स्क्वायर हो गया ये, ठीक, सॉरी, हाँ सही किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट हो जाता है 3ab², तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 48, और उसके बाद 100 से करेंगे 4800, ठीक है। मैंने लिखी नहीं आइडेंटिटी, ओरली सॉल्व कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 112, ठीक है। 4 0, 4 0 के बाद 4 8 6 4, ये आपका इसके स्क्वायर का आंसर आ गया, ठीक है। अब आइडेंटिटी लिखा है तो आइडेंटिटी से ही सॉल्व करके आइएगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि आप अपना बेसिक मेथड लगाओगे और टाइम वेस्ट करोगे, जबकि आइडेंटिटी से ये बहुत ही इजीली निकल सकता है। और अगर मैं आपके बुक की बात करूं तो बुक में है ये आपका क्वेश्चन नंबर 25, और इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो बुक में है आपका आंसर 1124864, करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका एक केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। ये आज का लास्ट है इस क्वेश्चन का। केस स्टडी में आपको गिवन है, अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार इज शोन बिलो। एक कार हाईवे पे मूव कर रही है इस तरीके से ज़िगज़ैग मोशन में। तो जो पाथ कर जो कर्व उसने ट्रेस किया है उसका शेप क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है। इस तरीके के शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोलिक बोलते हैं। पैराबोलिक शेप है और इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से डिफाइन किया गया है, ओके। अब अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में डिग्री ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है तो आपको वहां पे p ऑफ a इक्वल्स टू 0 रखना है, वेयर a इज एनी रियल नंबर, ओके। देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। अब ये आपको पता है क्या दिया गया, ये पूरी आपको ना उठा के फैक्टर थ्योरम दे दी गई है वर्ड्स में। जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है वो यहाँ पे इन्होंने उठा के थ्योरम में दे दी गई है, और थ्योरम जल्दी बच्चे समझ नहीं पाते, तो जो मैंने समझाया बस आप उसे याद रखिएगा, हम उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। If px is equals to this, then what is the value of p3 and p minus 3? बस क्या करना है, px p3 यानी कि x की जगह पे 3 रख देना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 रख देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, x की जहां जहां x है वहां वहां 3 रख दो। 3 का क्यूब -3, 3 का स्क्वायर +4 मल्टीप्लाई 3, ओके, -12, ठीक। ये क्या हो जाएगा 27 -27 कट गया आपका, +12 -12 ये भी कट गया, आंसर आया 0, ओके। तो आंसर क्या आ गया 0। अब इसने कुछ नहीं पूछा, उसने बस पूछा वैल्यू बताओ, तो वैल्यू आ गई 0। अब p - 3 पे निकाल लो। जब आप p - 3 पे निकालोगे तो ये हो जाएगा -3 का क्यूब -3 -3 का स्क्वायर +4 मल्टीप्लाई -3 -12, ओके। ये आपका चेंज कर ले, तो ये आपका क्या आया -27, ठीक है। ये आपका क्या आया 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक। ये आपका -12, ये आपका -12, ठीक है। ये हो गया -54 -24, फाइनल आंसर आपका आ गया -78, ठीक। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। For what value of k the polynomial is exactly divisible by x plus 1? Exactly divisible मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो फिर आपको 1 रखने पे है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर ये फैक्टर है तो इसका निगेटिव साइन ले लो, यानी माइनस है तो यहाँ a ले लो, फिर ये 0 के बराबर आंसर देगा। इसका मतलब अगर ये है तो इसका मतलब हम क्या कर लें, p - 1 पे निकालें, निगेटिव साइन ले लें। चाहे फैक्टर थ्योरम से समझ लो चाहे ऐसे समझ लो। मैंने आपको क्या बताया था, अगर फैक्टर है तो उठा के उसको किसके बराबर रख देना। चलो अपने तरीके से समझाते हैं। अगर फैक्टर है तो जाके उसको फैक्टर को 0 के बराबर रख देना। तो x + 1 = 0, यहाँ से x क्या मिला आपको -1। इसका मतलब अब हमको यहाँ पे जो वैल्यू है ये -1 रख दें तो पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। सो p ऑफ -1 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 -1 का होल 4 +3 -1 का होल क्यूब +2 के -1 का होल स्क्वायर +3 -1 +6, ठीक।
सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 0 के बराबर बिकॉज फैक्टर है, तो यहाँ से आपको मिला 2 माइनस 3 प्लस 2k माइनस 3 प्लस 6। ओके, सो अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 2। सो 2k is equals to minus 2, so this will give you the value of k equals to minus 1। ओके, सो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। लास्ट पार्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है, सेम तरीके से आपको करना है, क्या करोगे 0 के बराबर रख लोगे, x की वैल्यू आएगी माइनस वन उठा के रख दोगे, k की वैल्यू आ जाएगी जैसे हमने सेकेंड पार्ट निकाला। सो थर्ड पार्ट आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसका आंसर मैं आपको बुक से देख के बता दे रही हूँ ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो अगर सॉल्व करें तो एटलीस्ट उनको पता तो हो कि उनका राइट आंसर आने क्या वाला है। So let me check the question number first. So this is case based study, last question of the chapter 47 and the answer for the third part is -3. So जो बच्चे होमवर्क करेंगे आंसर निकालेंगे उनके लिए मैंने बता दिया कि इसका आंसर आपके सॉल्व करने पे क्या आने वाला है, -3 आने वाला है। ओके, सो बुक बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप परचेज कर लेते हो, जिनके पास सूटेबल है जो कर सकते हैं बिल्कुल परचेज करिए, बिकॉज मैं आपके सारे सेशंस इसी अरिहंत के बुक से लेने वाली हूँ, सारे क्वेश्चंस भी उसी से सॉल्व कराने वाली हूँ और क्वेश्चंस हम वही लेंगे जो आपके लिए अंडरस्टैंड करने में ईजी ना हो देख के खाली। ठीक है, सो यहाँ पे आपके वीडियो में क्या हो जाएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगी कि क्यों मैंने ये किया, क्यों ये आइडेंटिटी बुक में लगाई गई है। Okay, so let's meet students in the next session which is for the next chapter। Okay, और next chapter आपके टर्म 2 का वो भी बता देते हैं कौन सा होगा, that is quadrilateral, है ना। so आप बुक परचेज कर लें सभी लोग, जिन्होंने नहीं देखा ये आपकी बुक है from Arhan। ठीक है, टर्म आपके सेकेंड टर्म के लिए। Let's meet in the next session। Thank you and have a nice day।